नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के भूगोल के तहत हम भारत में कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात की थी, जिसमें कुछ दलहन भी सम्मिलित किए थे। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख तिलहन फसलें और प्रमुख औद्योगिक फसलों की चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत में हम कुछ प्रश्न भी आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की जो प्रमुख तिलहन फसलें हैं उनकी बात कर लेते हैं, और उसकी शुरुआत हम करेंगे मूंगफली से, जिसको हम ग्राउंडनट भी कहते हैं या पीनट भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जिस ऑयल का खाने में प्रयोग किया जाता है वो मूंगफली का ऑयल ही होता है। मूंगफली जो है उसको पैदा करने के लिए जो भौगोलिक कंडीशंस चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, उनमें क्लाइमेट ट्रॉपिकल, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है जिसमें 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। बारिश 75 से 150 सेंटीमीटर तक में ये हो जाता है नेचुरली। कम है तो फिर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। मैदान अगर धरातल समतल है तो अच्छी बात है, और मिट्टी या तो ये जलोढ़ मिट्टी में या फिर सैंडी जो हल्की जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें भी ये अच्छा होता है। और श्रम की आवश्यकता होती है, मशीनों का इस्तेमाल भी वर्तमान में किया जाता है। मूंगफली जो है वो जमीन के अंदर लगती है, नीचे की तरफ जड़ जड़ में लगती है। इस तरह से होता है बिल्कुल जड़ में। इसलिए नीचे की जो मिट्टी है वहां बड़ी चट्टाने, कंकड़ पत्थर और कठोरता नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जितनी हल्की और बुरबुरी सी होगी उतना इनको ज्यादा अच्छे से फैल सकते हैं। इसलिए रेतीली मिट्टी में इसका हल्की रेतीली मिट्टी अगर है तो ज्यादा बढ़िया इसके लिए रहती है। भारत में अगर हम इसके प्रोडक्शन पर बात करें तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा मूंगफली भारत में पैदा करता है। इसका जो सौराष्ट्र वाला रीजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और राजकोट एक यहाँ पर जिला है जिसकी मूंगफली विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्योंकि दाने बहुत बड़े होते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जूनागढ़ है, द्वारका, अमरेली, जामनगर, गिर सोमनाथ है, बनासकांठा, भावनगर, कच्छ, इन सभी जिलों में इसकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है, अगर हम देखें तो। और अगर मैं ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ वो डेटा जो एग्रीकल्चरल स्टेटिक्स है 2018, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा है, उसमें बता रहा हूँ। उसमें भी फोर्थ एस्टिमेट उनका जो था वो डेटा मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो भारत संबंधी डेटा है वो। तो इस डेटा पर अगर हम जाएं तो भारत में 2018 में 9.18 मिलियन टन मूंगफली का उत्पादन हुआ था, जिसमें से लगभग 42 या हम कह सकते 43% गुजरात से पैदा हुई थी। इसलिए गुजरात सबसे बड़ा राज्य इसके अंदर है। इसके अलावा राजस्थान दूसरे नंबर पर है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ये और स्टेट हैं जहां पर इसकी कृषि की जाती है। और अगर हम मैप पर देखेंगे तो ये देखिए भारत में ये पूरा जो रीजन है जहाँ पे मूंगफली ज्यादा पैदा की जाती है, लेकिन जो डार्क एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा मूंगफली पैदा होती है। उसमें से ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस मैप में 40% लिखा है। मैप एक्चुअली 5 ईयर का एवरेज करके फिर इसको बनाया गया, इसलिए थोड़ा डेटा वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल डेटा इनको मानिएगा। राजस्थान में भी आप देखिए यहाँ पर बीकानेर एक जगह है, वहाँ लूणकरणसर जगह है। उस लूणकरणसर जगह की मूंगफलियां भी काफी प्रसिद्ध है, इसलिए उसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। इधर देखिए आंध्र प्रदेश के इस हिस्से में भी काफी मूंगफली पैदा होती है। तो ये एक मेजर हिस्सा है भारत का जहाँ यहाँ मूंगफलियों का ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो चाइना भारत से आगे है। 40% दुनिया की मूंगफली को अकेला उत्पादन होता है वहां पे, और भारत सेकंड नंबर पर है 18% के साथ में। इसके अलावा नाइजीरिया, USA, म्यांमार, इस तरह के कुछ देश हैं जहाँ पे मूंगफली पैदा की जाती है। भारत के अंदर अगर हम ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके उसका एक डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च है जो कि जूनागढ़ में स्थित है गुजरात के। उसके द्वारा दो ऐसी ऑयलिक मूंगफली की वेराइटीज है, किस्में तैयार की गई हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइप उस तरह की जिसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, और उनके नाम है गिरनार 4 और गिरनार 5। अब मूंगफली क्या काम आती है ये तो खैर हम सब जानते ही हैं। ऑयल इसका सबसे हमारे लिए घर घर में इसका प्रचलन है ऑयल का। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ये देखिए चाइना और इंडिया मेजर प्रोडक्शन करने वाली कंट्रीज हैं। इसके अलावा चिटपुट चिटपुट मूंगफली सभी जगह पे होती है जो बहुत ठंडे देश हैं। कनाडा हो गया, इधर यूरोपियन कंट्रीज होगी, रसिया हो गया, मंगोलिया,
इन ठंडे देशों में नहीं होती मूंगफली, अदरवाइज लगभग सारे देशों में पैदा की जाती है। अगली हमारी जो दलहन है, सॉरी तिलहन है, वो है रेपसीड और सरसों। राई और सरसों हम कहते हैं, भारत में इन दोनों का उत्पादन जो एक साथ ही काउंट किया जाता है। और इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए भौगोलिक, उसमें ये भी थोड़ा गेहूं के साथ, यानी कि थोड़ा ठंड में पैदा होने वाली फसल है, इसलिए टेम्परेट क्लाइमेट इसके लिए अच्छा रहता है। हालांकि ये कभी कभी थोड़ा गर्म और मॉइस्ट जो क्लाइमेट होता है उसमें भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः गेहूं के साथ सर्दी की ऋतु में पैदा होता है। तो तापमान 20 से 25 डिग्री इसके लिए ठीक रहता है, लेकिन 15 से 25 के बीच में भी ग्रो कर जाता है ये। रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर, नहीं है तो फिर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। धरातल अगर समतल है तो अच्छा है। सॉइल इसके लिए जलोढ़ मिट्टी अच्छी रहती है, और लेबर की आवश्यकता इसकी होती ही है। सरसों इस तरह का होता है, और राई थोड़ी सी इस तरह की, जो रेपसीड है वो थोड़ा इस तरह का होता है। सरसों के खेत आपने देखे होंगे, इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। अगर हम प्रोडक्शन पर जाएं तो भारत में 2018 के भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 8.32 मिलियन टन सरसों का उत्पादन, राई और सरसों का उत्पादन हुआ था, जिसमें से लगभग 41% हिस्सा राजस्थान का है। यानी कि ये राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है रेपसीड और मस्टर्ड के अंदर। इसीलिए इसको मस्टर्ड रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का सरसों प्रदेश कहा जाता है इस राज्य को, राजस्थान को। सेकंड नंबर पर हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये कुछ और स्टेट हैं, आप इस मैप में देख सकते हो। ये जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है। दक्षिणी भारत के अंदर नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर गर्मी पड़ती है वहां पे, और बहुत नदर्न स्टेट जो है उसमें भी नहीं होता। सेवन सिस्टर में और पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन सेवन सिस्टर में केवल असम में होता है, बाकी स्टेट्स में ये नहीं होता। तो ये इसका मेजर रीजन है एक तरह से हम देखें। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसकी बात करें तो एक्चुअली कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विश्व लेवल पर रैपसीड और मस्टर्ड दोनों के डेटा अलग अलग जारी किए जाते हैं और भारत में एक साथ जारी किए जाते हैं, तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम केवल सरसों की बात करें तो कभी कभी कनाडा का नाम ऊपर आता है, कभी नेपाल का नाम भी बड़ा ऊपर। अपना जो पड़ोसी देश नेपाल है वो भी बहुत ज्यादा सरसों पैदा करता है। साथ ही अगर हम रैपसीड की बात करें तो इसमें भी कनाडा का ही नाम सबसे आगे आता है, लेकिन कंबाइंडली जब हम दुनिया के साथ कंपेयर करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल सा नजर आता है। देन हाँ, तीसरी हम जिस तिलहन की बात करेंगे वो है सोयाबीन। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कहीं। इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, फिर ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। रेनफॉल इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर में भी हो जाता है। धरातल अगर मैदान हो तो बढ़िया है, और मिट्टी इसके लिए लोमी जो मिट्टियां होती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, अदरवाइज ये जलोढ़ मिट्टियों में भी हो जाता है, और श्रमिक की आवश्यकता इसमें होती ही है। अब हम अगर इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो फिर वही बात है, इसका टोटल प्रोडक्शन लगभग 11 मिलियन टन हुआ था 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत सरकार के। और इसमें मध्य प्रदेश आप देखिए 48.46, हम लगभग आधा कह सकते हैं, 50% जो जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश से होता है, और इसीलिए इसको सोया स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सोया राज्य, हम जहाँ सोयाबीन स्टेट कहते हैं इसको। सेकंड नंबर पर फिर महाराष्ट्र है, जिस पर लगभग 35% प्रोडक्शन होता है। और ये दोनों अगर हम मिला लें तो भारत का मैक्सिमम जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर ही पैदा कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लगभग 85% जो प्रोडक्शन है वो यहाँ से हो जाता है। देन राजस्थान, तेलंगाना और इस तरह के स्टेट है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये देखिए, ये जो रीजन है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पूरा स्ट्रेट रीजन आप देख लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। अदरवाइज ये छिटपुट जो पीला कलर है सब जगह होता है, लेकिन वो मेजर रीजन है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो यूएसए में सबसे ज्यादा पैदा होती है, देन ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया फिफ्थ पोजीशन पर है विश्व लेवल पर इस में। और खाद्य तेल हम बात करें तो भारत बहुत ज्यादा इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, हमें खाद्य तेल जो है उसका आयात करना पड़ता है। सोयाबीन खाद्य तेल की श्रेणी में काउंट किया जाता है, और एक अच्छा खाद्य तेल इसको हम मानते हैं। अगर हम सभी तरह के तिलहनों के उत्पादन की कंबाइंडली बात करेंगे तो उसमें फिर मध्य प्रदेश बाजी मार जाता है, और लगभग 22% तिलहनों का उत्पादन भारत के मध्य प्रदेश अकेले स्टेट से होता है। इसमें सभी तरह के तिलहनों की बात है।
राजस्थान उसमें फिर सेकंड नंबर पर है, गुजरात तीसरे और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में तिलहन सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की, जिस पर कोई उद्योग धंधे विकसित होते हैं, उनको हम औद्योगिक फसलें कहते हैं। हालांकि इनको कभी कभी कैश क्रॉप भी कहा जाता है, मुद्रादायनी फसलें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये मार्केट में सीधी बेच दी जाती है और इससे किसानों को आय होती है, इसलिए इसको हम मुद्रादायनी फसलें भी हम कहते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल क्रॉप कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि इन पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं। और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की, जिसको हम व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना भी कहते हैं। अब इसके लिए अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, या इससे पहले मैं एक हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। ये भारत का मूल पौधा माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, उसके अंदर भी कपास की खेती की जाती थी, ऐसा वहाँ के एविडेंसेस से पता चला है हमें। ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल फसल है, और ये प्योर ट्रॉपिकल फसल है, ठंडे क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हो सकती है। बिल्कुल भी इसका मतलब हो ही नहीं सकता। और ट्रॉपिकल में भी एक बात और ध्यान रखने की, पाला नहीं गिरना चाहिए, और लगभग 200 दिन तो पाला रहित होना चाहिए, फ्रॉस्ट, बिल्कुल पाला नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये क्रॉप बिल्कुल खत्म हो जाती है। टेम्परेचर जो है 20 से 35 डिग्री काफी बड़ी रेंज है जिसमें ये पैदा होता है। और विशेष तौर पर ये डोडे जब फसल पे लग के जब फटते हैं, तब आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए, मतलब उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए उस समय, ताकि वो डोडा फिर सूख के जल्दी फट जाता है और कपास जो है बाहर आ जाती है। रेनफॉल 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर, कम है तो फिर इरिगेशन करनी होगी। धरातल समतल है तो ज्यादा बढ़िया है। और मिट्टी काली, कपास के लिए हमेशा काली मिट्टी ही है, और उस काली मिट्टी को तो कपास की ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, इसलिए तो हमेशा ध्यान रखें, काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। और श्रम की जरूरत तो हमें पड़ती है हर काम को करने के लिए, लेकिन आजकल मशीनरी का बहुत ज्यादा उपयोग होने से लग गया है। कपास जो है वो 3 तरह की होती है। वैसे ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो लगभग दुनिया में 135 वैरायटीज किस्में हैं कपास की, लेकिन उन सबको हम 3 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, यानी कि लंबे रेशे वाली जो जो कपास है, जिसमें रेशा 22 mm से, ये जो लेंथ है उसकी 22 mm, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा लंबा होता है। और इस तरह की जो जो किस्म है वो अमेरिकन किस्म के नाम से ज्यादा जानी जाती है, अमेरिका में ऐसे ही उगाए जाते हैं। देसी लोग भारत के अंदर इसमें नरमा कपास भी इसको कहते हैं। फिर लॉन्ग स्टेपल फाइबर, या हम मीडियम भी कहते हैं इसको, दोनों तरह, मध्यम रेशे वाली कपास, इसमें रेशे की लंबाई 18 से 22 mm के बीच में होती है। और तीसरी शॉर्ट स्टेपल, इसमें 18 mm से भी कम लंबा होता है। और ये भारत में तीनों तरह की जो है उनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन शॉर्ट स्टेपल जो होती है वो ज्यादा उत्पादित की जाती है। हालांकि हरित क्रांति के बाद में जो लॉन्ग स्टेपल है वो भी ज्यादा उत्पादित होने लग गई है। तो हम इसको लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास भी कहते हैं। एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है, कपास का जो उत्पादन है वो गांठों में गिना जाता है, एक गांठ को बैल कहते हैं। और ये एक बैल की जो टोटल जो वेट है वो 170 किलोग्राम होता है। सवाल भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कपास की एक गांठ है उसको बैल कहते हैं, कितना वजन होता है, 170 किलोग्राम वजन की होती है। अब कपास क्या काम आता है ये मैं आपको समझाऊंगा, ऐसी कोई बात है नहीं, हम सब जानते हैं कपास का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। और एक इंडस्ट्री इसके ऊपर डेवलप होती है जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग, और इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल क्रॉप के नाम से जानते हैं। अब हम अगर इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो प्रोडक्शन 2018 के वही डेटा जो भारत सरकार ने जारी किए हैं, 34.89 मिलियन टन इतना उत्पादन इसका हुआ, और उसका लगभग 36.22% हिस्सा गुजरात अकेले से, यानी कि गुजरात भारत का सबसे बड़ा स्टेट है वर्तमान में कपास पैदा करने में। और ये पूरा रीजन आप देख सकते हैं जहां पर भारी मात्रा में कपास पैदा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 19% हम कह सकते हैं, दूसरा बड़ा स्टेट है। और ये दोनों स्टेट्स अगर हम बात कर लें इन दोनों स्टेट्स की, तो मेजर पोर्शन यहीं से आता है। अब आप देख सकते हो लगभग 55% के आसपास हिस्सा जो है वो इन दोनों स्टेट से आता है कपास का। और यहाँ पर काली मिट्टी इस वजह से आसानी से पैदा भी हो जाता है। उसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट भी बड़े कपास उत्पादक हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी चिटपुट पैदा होता है, और मूलतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है उधर ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और प्लस ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो हाड़ौती रीजन, उसमें भी काफी कपास पैदा की जाती है। तो ये जो रीजन है जिसके अंदर भारत में कपास का उत्पादन होता है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो
बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। किसी साल के डेटा में इंडिया आगे हो जाता है, कभी चाइना आगे हो जाता है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, लेकिन बहुत कम मार्जिन ही रहता है इनके अंदर। तो अभी जो हाल ही के डेटा है उसमें इंडिया उस पर थोड़ा सा आगे था चाइना से, और पिछले डेटा में चाइना आगे था। यूएसए, पाकिस्तान, ब्राजील, ये कुछ प्रमुख देश हैं दुनिया के जहां ये पैदा की जाती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, हम कह सकते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के अंदर है। 1976 में इसको स्थापित किया गया था। तब से भारत में गन्ना इसमें कपास के उत्पादन के लिए ये संस्था लगातार काम कर रही है। अगली हमारी जो क्रॉप है वो है जूट, या जिसको हम पटसन भी कहते हैं, और इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहा जाता है। इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो फिर ट्रॉपिकल है, और ये भी टिपिकल टाइप की ट्रॉपिकल कंडीशन है, ठंडे क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी चीज इसमें आप ये ध्यान रखिए, टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री और वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, वो उस क्षेत्र में अच्छा होता है। इरिगेशन से भी पैदा किया जा सकता है। धरातल मूलतः प्लेन चाहिए इसको, और प्लेन में ही होता है, और मूलतः नदियों के डेल्टाई रीजन में होता है। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सॉइल वहाँ डेल्टाई रीजन में एल्यूवियल सॉइल होती है, और श्रम की आवश्यकता होती है, और इसमें अभी भी श्रम से ही ज्यादातर काम किए जाते हैं। मशीनरी का इसमें बहुत कम उपयोग होता है वर्तमान में भी। ठीक है, खेतों को जोतने वगैरह में, बाकी ये धागे जो अलग करने हैं उसमें ज्यादातर काम लोग ही करते हैं आज भी। और आइए देखिए, ये इस तरह का एक तरह से रेशे हैं, धागे हैं, और इस तरह की क्रॉप्स होती है। इस क्रॉप को जब सूख जाती है तो फिर इसको यहाँ जड़ के पास से काट लिया जाता है, और काटने के बाद इसमें बाकी जो सारी चीजें उसको साफ करके फिर इस तरह से इसको पानी में डुबो दिया जाता है। कुछ दिन पानी में रहने के बाद इसके ऊपर की जो स्किन होती है इस पेड़ की, इस पेड़ की जो स्किन है वो इससे थोड़ी अलग हो जाती है, और फिर उसको वो रेशे होते हैं, और उसको फिर वहां से अलग कर दिया जाता है। इस तरह से इसकी जो खेती है वो की जाती है। और फिर उसको वहां से निकालने के बाद इस तरह से सुखा दिया जाता है। काफी लंबे लंबे रेशे होते हैं, काफी लंबे धागे होते हैं इसके, और फिर इस तरह से सुखा दिया जाता है। और सूखने के बाद फिर वो धागे बन जाते हैं, और उसके बाद उसके कई सारे प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। और फिर इसकी जो उत्पादन है उसको भी बेल में देखा जाता है, और इसमें एक बेल में 180 किलोग्राम का वजन होता है। कपास में 170 था, इसमें 180 किलो वजन है। अब हम अगर प्रोडक्शन पर जाएं तो देखिए, ये भारत में जो क्षेत्र है वहां ज्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है, और एक ही स्टेट वेस्ट बंगाल, जहां भारत की लगभग 75% जूट का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन का उत्पादन होता है इस स्टेट से। भारत में 2018 के डेटा के हिसाब से 10.14 मिलियन टन जूट का प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें से 75% इस अकेले स्टेट से आया। देन बिहार है, असम है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर कम मात्रा में उत्पादित होता है, लेकिन मेजर स्टेट तो वेस्ट बंगाल ही। अब यहाँ ध्यान देना कि अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया से 58% जूट पैदा होती है विश्व की, और बांग्लादेश से 40%। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 98% प्रोडक्शन ये दोनों देश ही करते हैं। और इन दोनों देशों में भी एक ही नदी का डेल्टा है जो दुनिया भर में प्रोडक्शन के लिए मशहूर है, और वो है ये सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। बस इसी डेल्टा से विश्व की 98% जो कॉटन है, ये जूट है, वो पैदा होती है, बस इसी में। और यहीं पर आदर्श दशाएं हैं इसकी। हालांकि चाइना वगैरह सारे दूसरे कोई 15-17 देश है जो ये प्रयास कर रहे हैं, ब्राजील भी प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि एकाधिकार है इस सुंदरवन के इस डेल्टा का, और इन दोनों देशों में ही ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है इसका किया जाता है। अब इसके उत्पादन पर हम जाएं तो कोई छुपा हुआ नहीं, इसके उत्पादन आपने बोरियां देखी होगी, आपने रस्सियां देखी होगी, सुतली आपने देखी होगी, जूते बनाए जा सकते हैं इसके, कई तरह के कपड़े, घर में सजावट का सामान, घर में काम में आने वाली चीजें बनाई जा सकती है, बैग बनाए जा सकते हैं, कई तरह के कपड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है इसके उपयोग की। और इस इतनी महत्वपूर्ण क्रॉप का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है दुनिया भर में। और अभी इसका ट्रेंड जिसमें हम कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक का यूज बहुत कम करें। आप देखिए, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकती है, और ये आसानी से डिग्रेडेबल भी है, और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस वजह से इसका जो उपयोग है वर्तमान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल जब से लोगों ने कम करना शुरू किया, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में इस दुनिया में भारत का जो मतलब एक तरह से हम कहें कि बांग्लादेश और भारत एकाधिकार रखने वाले देश हैं इस मामले में। और भारत तो लगभग 58% प्रोडक्शन कर रहा है, तो और ज्यादा लीड इसमें कर लेता है।
केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय जो रेशे हैं, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स, ठीक है, संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर में स्थित है, कोलकाता के पास जगह। 1993 में इसको स्थापित किया गया, तो तब से लेके लगातार ये इस फसल के विकास के लिए काम कर रहा है। साथ ही 2009 में नेशनल जूट बोर्ड भी स्थापित किया गया था, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता के अंदर ही है। नेक्स्ट हम क्रॉप की बात करेंगे तो वो है शुगर कैन, या इसको हम गन्ना कहते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये सबसे लंबे शस्य वर्धन काल वाली फसल है, मतलब इसको पकने में लगभग 11 महीने लगते हैं। तो इतनी लंबी कोई फसल और नहीं है जो 11 महीने तक पकती है। सबसे लंबे शस्य वर्धन काल कहते हैं इसको, या शस्य काल कहते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर अगर हम जाएं तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय और प्योर उष्ण कटिबंधीय फसल है, ठंडे क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होती। फ्रॉस्ट पाला इसके लिए भी हानिकारक होता है। तापमान 30 से 35 डिग्री अच्छा है, इसमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और पानी 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए, और खेत में हमेशा हल्का हल्का पानी रहना चाहिए, क्योंकि गन्ने में रस जो है वो पानी जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही वो ज्यादा उसमें होगा। और मैदानी क्षेत्र, क्योंकि पानी भरा रहना चाहिए, तो मैदानों में ही होगा, पहाड़ों पे इसकी खेती बहुत मुश्किल है। मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी फिर सबसे अच्छी रहती है, या ये जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है। और लेबर की आवश्यकता तो 1 साल पूरा वर्धन काला खूब इसको जरूरत पड़ती है। और इस तरह का ये है, इस तरह का पेड़ होता है जो 11 महीने बाद पक कर तैयार होता है। और जो शुगर कैन है वो एक औद्योगिक फसल क्यों है, हम यहाँ पर कहते हैं शक्कर जो बनाई जाती है, शक्कर मूलतः यहाँ तो शुगर कैन से बनती है, चुकंदर से बनती है, और भारत में सबसे ज्यादा ये गन्ने से ही बनती है। तो शक्कर उद्योग जो है वो इसी पर टिका रहता है। और गुड़ दूसरी चीजें हैं, और इसके अलावा कई सारी चीजें इनसे और बनाई जा सकती है। इसलिए हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। अब हम प्रोडक्शन पर जाएंगे तो भारत के अंदर 2018 के डेटा के हिसाब से 376.90 या हम 377 मिलियन टन गन्ना हमने पैदा किया था। और उसमें से सबसे ज्यादा 47% गन्ना जो है वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ था। दूसरा नंबर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों ही साउथ इंडिया के राज्य हैं इस तरह से। और सदर्न इंडिया में ये पूरे रीजन में उगाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत नॉर्थ में ज्यादा ठंड पड़ती है, नहीं हो सकता। सेवन सिस्टर में इसकी खेती बिल्कुल नहीं होती। राजस्थान के कुछ इस हिस्से में थोड़ा बहुत उगाया जा सकता है, इधर तो शुष्क कंडीशन से नहीं उग सकता। इन क्षेत्रों में भी गन्ने का ज्यादा प्रचलन नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनमें भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये दोनों बड़े स्टेट हैं इन दोनों चीजों में। और आप फिर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो लगभग 70% तक का उत्पादन ये दोनों कर लेते हैं। सदर्न भारत जो है उसमें ये कंडीशन ज्यादा इसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मिट्टी भी है, तापमान ज्यादा रहता है, बारिश भी ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है, सर्दियों में थोड़ा तापमान कम हो जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में जब 2-3 महीने ज्यादा ठंड पड़ती है तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान इस गन्ने को होता है। अदरवाइज ये जो साउथ के जो गन्ने होते हैं वो बिल्कुल काले, मोटे और काफी लंबे होते हैं। तो इस वजह से ये कंडीशंस इसके लिए ज्यादा फेवरेबल है, साउथ इंडिया की जो कंडीशंस है, और प्रोडक्शन इस तरह से इसका होता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो आप देखिए ये जो रीजन है वही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन दुनिया में सबसे टॉप करने वाला जो देश है वो तो ब्राजील है यहाँ पे। और आप देखिए ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश जो हैं, या नॉर्थ दक्षिण अमेरिका के देश है, वहां पर भी होता है। यहाँ वेस्ट इंडीज के आइलैंड में एक देश है क्यूबा, वो तो गन्ना ही पैदा करता है, उसको शक्कर का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, क्योंकि गन्ना, उसकी इकोनॉमी गन्ने पर ही डिपेंड करती है इस वजह से। हालांकि छोटा सा है, तो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में रोल नहीं होगा उसका, लेकिन उसकी इकोनॉमी, मतलब शक्कर और गन्ना पर ही उसकी इकोनॉमी चलती है, इस वजह से उसको शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ देखिए भारत का जो गुजरात और महाराष्ट्र और उसके आसपास वाला हिस्सा, गंगा के मैदान वाला हिस्सा, डेट पाकिस्तान तक ये आगे निकल जाता है पूरा रीजन। और इस पूरे रीजन में भी होता है, चाइना से लेकर ये पूरा रीजन गन्ना उत्पादन के लिए। अफ्रीका में बहुत कम गन्ना होता है। यूरोप और जो ठंडे क्षेत्र हैं बिल्कुल भी गन्ना उत्पादन नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है वहाँ। आगे हम देखेंगे ब्राजील के बाद 40% और फिर इंडिया 25%, देन चाइना, मैक्सिको, थाईलैंड, पाकिस्तान, इस तरह के। और इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पैदा होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, IISR कहते हैं, लखनऊ में 1952 में इसको स्थापित किया गया था। लगातार ये संस्था गन्ना के विकास के लिए काम कर रही है। भाक्रानुक का मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1929 में इस संस्था को दिल्ली में स्थापित किया गया था, और भारत में सबसे बड़ी संस्थान मानी जाती है। बाकी सारे इंस्टीट्यूट इसी के अंडर में काम करते हैं, और ये सीधी भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय उसके अधीन काम करता है। दूसरा एक शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, गन्ना प्रजनन संस्थान कह सकते हैं, कोयम्बटूर। 1912 में
यानी कि ये सबसे पुरानी जो संस्था है, इवन आईसीएआर से भी पुरानी संस्था है, ये 1912 में स्थापित की गई थी और अभी तक काम कर रही है लगातार। नेक्स्ट हमारी जो इंडस्ट्रियल क्रॉप है वो है रबड़। और इसके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, फिर से ये ट्रॉपिकल टाइप का पौधा है। और मूलतः अगर हम देखें तो मानसून एशिया इसके लिए सबसे सटीक जगह है। फिर से अगर इस क्रॉप के लिए हम बात करें तो टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला क्षेत्र इसके लिए ठीक है। सरफेस थोड़ा हिली रीजन होना चाहिए, और अगर 300 से 700 मीटर की हाइट है तो बढ़िया रहता है। कारण ये इसको पानी ज्यादा चाहिए लेकिन जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लोप हो तो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि पानी नीचे निकल जाए। जैसे चाय और कॉफी में कंडीशंस चाहिए वैसी चाहिए इसके लिए। मिट्टी अलुवियल सॉइल में हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है, लेटरेट मिट्टी में भी हो जाता है। अब अगर हम ये क्या चीज किस तरह से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक पेड़ है और इस पेड़ में इस तरह से कट लगाया जाता है और वहां से इसका दूध निकलता है, जिसको हम सही भाषा में तो लेटेक्स कहते हैं, दूध। और वो दूध इस तरह से निकलता है और फिर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। बेसिकली ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, एक पौधा है जो लगाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कई वर्षों तक लगातार कट लगाकर हम उस एक पेड़ से ही ये जो लेटेक्स है उसको इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उससे रबड़ बनाया जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब है पेड़ एक बार लगाओ फिर कई वर्षों तक उसका प्रोडक्ट लीजिए। जैसे गेहूं की कृषि है, हमने अभी बात की, तो एक बार आपने बोया फिर उसको जड़ से काटना पड़ेगा, सेकंड टाइम उसको फिर से बोना पड़ेगा। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में पेड़ एक बार लगा दीजिए, वो बार बार फिर आपको प्रोडक्शन देता रहता है, कई वर्षों तक आपको प्रोडक्शन देता रहता है। तो उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं और ये उसी का एक पार्ट है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट। अब अगर हम रबड़ के उपयोग की बात करेंगे या उसकी इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो आपको और मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। रबड़ की कितनी सारी चीजें हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और वो सारी इसी पर निर्भर करती है। हालांकि एक बात ये ध्यान रखना कि आजकल वर्तमान में रबड़ दो तरह के, तो सिंथेटिक रबड़ आने लग गया जो केमिकली तैयार किया जाता है, और एक ये जो नेचुरल रबड़ जो एग्रीकल्चर यानी कि पेड़ों से पैदा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिंथेटिक रबड़ की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक इंडस्ट्री है एक तरह से। तो ये नेचुरल जो रबड़ है पेड़ से जो मिलता है, उस रबड़ की यहाँ पर बात है। अब हम प्रोडक्शन में देखो तो देखिए आप, ये पूरा ट्रॉपिकल विश्व जो है उसमें इसका प्रोडक्शन ज्यादातर किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके मूल पौधे मतलब इसकी जन्म स्थली अगर कहें तो वो अमेजोन बेसिन है। यहाँ वो मूलतः उगता है अमेजोन बेसिन के अंदर। लेकिन फिर भी अमेजोन में इसकी ज्यादा कृषि नहीं की जाती, उत्पादन ज्यादा नहीं होता, कारण अमेजोन में उगता है। अमेजोन घना जंगल है, वहां पे इतनी उमस है, रोज बारिश होती है, कीचड़ है, दलदल है, घना जंगल। तो वहां इस तरह की खेती कर पाना, उत्पादन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में वहां ज्यादा इसका प्रचलन नहीं हुआ, जो पेड़ है वो जंगली अवस्था में ही वहां पर है। ऐसे में फिर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो ये इस रीजन में होने लग जाता है फिर से इसका। अब यहाँ देखिए, ब्राजील से भारत में 1826 में अंग्रेज लाए थे और उसको लाने के बाद इसको केरल के अंदर सबसे पहले इसकी खेती शुरू की गई। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेशनल रबर पॉलिसी भी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा 2019 में। तो वो भी इसके विकास के लिए ही बनाई गई है। अगर हम प्रोडक्शन पर जाएं तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैं पेड़ आपको कह रहा था हेविया ब्राजीलियंसिस जो अमेजोन में वहां पर मूल पौधा है उसका, उसके बाद में इन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों में उसको लगा दिया गया। प्रोडक्शन आप देखें 2020 की है, ये जो आंकड़े हैं वो 2020 के हैं, द हिंदू में पब्लिश हुए थे बिजनेस में। तो आप देखिए यहाँ पर 33.65%, ऑलमोस्ट 34% अकेले देश से पैदा होता है, थाईलैंड से। इसके बाद आप देखिए इंडोनेशिया से ये 22% या 23% कह दीजिए। फिर वियतनाम, चाइना, इंडिया पांचवी पोजीशन पर है इसमें। और ये पूरा जो हमारा नीलगिरी पर्वत वाला रीजन है उसके अंदर ये इसका उत्पादन ज्यादातर होता है। और मलेशिया में भी 4.12%। हालांकि मलेशिया पहले थर्ड नंबर पर रहा करता था, पर अभी इसका उत्पादन घट गया है। तो ऐसे में वियतनाम इस पे थर्ड नंबर पर आ गया, चाइना और इंडिया, तो ये प्रमुख देश है, ये सारे यहीं पर है इन्हीं इसी क्षेत्र में। तो मानसून एशिया फिर इसके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। इन सब स्थानों पर होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम। अब मैक्सिमम यहीं पर पैदा होता है, यही क्षेत्र है। भारत में अगर हम इसके प्रोडक्शन को देखेंगे तो केरला सबसे बड़ा स्टेट है। लगभग 76% रबड़ भारत का केरला से आता है। देन त्रिपुरा जो सेवन सिस्टर की तरफ है, क्योंकि भारत में इन सेवन सिस्टर में भी पैदा होता है। देन कर्नाटक थर्ड पोजीशन पर है, असम है, तमिलनाडु है, इस तरह के स्टेट और भी पैदा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केरला में पैदा होता है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRII कहते हैं इसको, कोट्टायम केरल के अंदर है। 1955 से ये संस्था स्थापित की गई है और लगातार काम कर रही है रबर के विकास के लिए।
तो इतनी सारी फसलें पढ़ने के बाद अब हम कुछ प्रश्न आपसे आपके सामने रख देता हूं, तो आप मुझे फटाफट उसके आंसर दे दीजिए। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य से होता है? किस राज्य को भारत का सरसों प्रदेश कहा जाता है? किस राज्य को भारत का सोया राज्य कहा जाता है? भारत में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन किस राज्य से होता है? कपास की एक गांठ में कितना वजन होता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? किस नदी डेल्टा में जूट की सर्वाधिक कृषि होती है? भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य से होता है? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आप सबने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भारत में कुछ और फसलें अभी बची हुई है, उनके साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।